आज है तारीख 19 जुलाई 2023 की और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मुश्किल से 10 से 11 महीने का समय बचा है। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल इस वक्त खोलें तो आपको हर न्यूज़ चैनल पे सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों ही द्वारा की गई सभी राजनीतिक गतिविधियों का एक विश्लेषण मिलेगा, अलग अलग फ़ोटोज़ मिलेंगे। अभी कल ही ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष जो है बीजेपी, दोनों ने एनडीए और जो विपक्ष का नया गठबंधन है इंडिया, उन्होंने भी अपनी मीटिंग बुलाई। उन दोनों ही मीटिंग से कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं जो आपको देखनी चाहिए। ये फ़ोटोज़ अभी आपकी स्क्रीन पर दिख पा रही होंगी आपको। अब इन दोनों फ़ोटोज़ में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो क्या है? वो है कि चाहे वो एनडीए हो जिसकी लीडरशिप बीजेपी के पास है, या फिर वो इंडिया हो यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस को बीच में रखकर बनाया गया एक गठजोड़ है। इन दोनों ही गठजोड़ों में जो प्रोमिनेंट लीडरशिप है इन दोनों गठबंधनों की, उन दोनों के फ़ोटोज़ में आपको महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखेगी। इनफैक्ट बीजेपी यानी एनडीए वाली जो फ़ोटो है उसमें एक भी महिला नहीं है, और यूपीए या फिर इंडिया वाली जो दूसरी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई उसमें एकमात्र महिला मिलेगी आपको, ममता बनर्जी। और तो और इस वक्त इस देश की 50% पॉपुलेशन यानी जो महिलाएं हैं, उन 50% पॉपुलेशंस में से मात्र एक महिला इस वक्त इस देश के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री है, वो है ममता बनर्जी। नेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में 14% और 14.2% पार्लियामेंटेरियंस मात्र महिलाएं हैं। और अगर उन महिलाओं पर भी आप गौर करें लिस्ट में, तो उन महिलाओं में से भी ज़्यादातर ऐसी हैं जो कि एक अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या फिर किसी संभ्रांत वर्ग से आती हैं, ऐसी फैमिली से आती हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। मगर बहुत ऐसी कम महिलाएं आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल ग्रास रूट से उठ कर आई और नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंची। इनफैक्ट अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को देखें, इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को, उंगली पर गिन कर ही शायद कुछ महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक अलग प्रोमिनेंट रोल निभाया हो या फिर नेशनल पॉलिटिक्स को किसी ज़माने में डोमिनेट किया हो। अगर आप इंडिया की आज़ादी के बाद से अब तक देखें तो शायद गिन के आपको 3-4 नाम मिलेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी, मायावती, सोनिया गांधी, जयललिता और आज की तारीख में ममता बनर्जी को कुछ हद तक। तो इनके अलावा और कोई भी महिलाएं नहीं हैं जिन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स को किसी लेवल पे डोमिनेट की हो। क्यों ऐसा क्यों है हमारे देश में कि हमारे देश की 50% पॉपुलेशन का इलेक्टोरली इतना कम रिप्रेजेंटेशन है? और मैं आपको बता दूं, ये एक प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है। एक देश है जिसे हम अमेरिका नाम से जानते हैं, वो देश जो कि डेवलपमेंट का एक बेंचमार्क है हिंदुस्तान में। अगर आप उस देश की भी हिस्ट्री को देखें तो अमेरिका जैसा देश जो एक ग्लोबल पावर है, सुपर पावर बताता है खुद को मॉडर्न देश बताता है, वहाँ भी इतिहास में आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल समस्या है और हिंदुस्तान भी इसमें कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। हमारे यहाँ भी ये समस्या प्रमुख रूप से हमें दिख रही है। ये प्रॉब्लम क्यों है और इस प्रॉब्लम को दूर करना क्यों ज़रूरी है? इस प्रॉब्लम को दूर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सचमुच में एक राष्ट्र के तौर पर हमारे पूर्वजों ने जैसी परिकल्पना की होगी उस भारत की जो सचमुच एक दिन विश्व गुरु बने, पटल पर अपनी मजबूती के साथ एक पकड़ बनाएगा, अपनी एक पहचान बनाएगा, अगर उस भारत की हम कल्पना करते हैं तो हम ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि 50% जो आबादी है हमारी वो राजनीति में पार्टिसिपेट ही ना करे, और अगर पार्टिसिपेट भी करे तो बहुत छोटे स्तर पे पार्टिसिपेट करे। उसके बिना तो हम एक नेशनल लेवल पे उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खुद को इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी 50% पॉपुलेशन तो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी देश चलता है अपने लॉज से, अपने कानूनों से, और अगर उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन एग्जीक्यूटिव फोर्सेस में और पार्लियामेंट में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कभी भी हम उस तरीके के समाज को विकसित नहीं कर पाएंगे जैसी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की होगी, एक स्टैंडर्ड जो समाज होता है उसकी। और तो और महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना, राजनीति में एक अच्छे स्थान पर पहुंचना इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा समाज जो कि एक पुरुष प्रधान समाज है, उसमें अगर महिलाएं एक्टिवली पॉलिटिक्स में आएँ तो वो पॉलिसीज़ ऐसी बनेंगी जो कि जेंडर बेस्ड ना हो, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एग्जामिन्ड पॉलिसीज़ होंगी। उन पॉलिसीज़ पे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, फ्रेमवर्क पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसी पॉलिसीज़ पे बनाई जाएंगी जो कि महिलाओं के लिए हों, जो कि सही मायने महिला सशक्तिकरण का एक तरीके से एक फॉर्म होगा। एक दिन सचमुच में महिला सशक्तिकरण
हो पाएगा इस देश में, और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ही होगा। क्योंकि जो देश का पावर क्लस्टर है, देश का जितना भी पावर है, देश में जितनी भी पावर है, वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही आती है। इस देश का सबसे ताकतवर इंसान इस देश का प्रधानमंत्री है, वो सब जानते हैं। तो अगर आपको पावर चाहिए, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अगर आप शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आप राजनीति के बिना शक्ति तक पहुंचना इस देश में डेमोक्रेटिकली संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब अगर आप इस समस्या की जड़ में जाएं, तो ये समस्या कोई आज या कल की समस्या नहीं है, या फिर 1 साल 2 साल, हिस्टोरिकली ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप ही देखिए, जब देश की आज़ादी की बात चलती है, 15 अगस्त को हम जब सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे चाहे रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, तो कितनी बार हमारे टीवी चैनल्स पे, या फिर हमारे जो हम व्हाट्सएप पे आजकल स्टेटस लगाते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कितनी ही बार हम महिला फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटोज़ लगाते हैं, कितनी बार हम हज़रत महल की फ़ोटो लगाई हो, या फिर कितनी बार हमने सरोजनी नायडू की फ़ोटो लगाई हो। इनफैक्ट इस देश में आज़ादी के जो सबसे बड़े मसीही के तौर पे पूजे जाते हैं, महात्मा गांधी, उनसे भी जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी शायद कभी इतने सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते अगर उनकी लाइफ में कस्तूरबा गांधी जैसी वाइफ नहीं होती। क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी किस तरह से सत्याग्रह करते थे, किस तरह से आश्रम चलाते थे, किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, बट हमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि जब महात्मा गांधी ये सब कुछ कर रहे थे, तो उनके परिवार को, उनके घर को, उनके आश्रम को, इनफैक्ट महात्मा गांधी तो जो आश्रम था उनका, साबरमती आश्रम, वहाँ रहते भी नहीं थे, वो तो देश भर घूमते रहते थे। उनके पीछे कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो कस्तूरबा गांधी थी जिन्होंने उस आश्रम को संभाल कर रखा। महात्मा गांधी की पदयात्राओं के बारे में हम सब ने सुना है कि महात्मा गांधी कैसे हज़ारों हज़ार किलोमीटर चलते थे, उनका दांडी मार्च इतना फेमस है। बट हम में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि महात्मा गांधी जब रोज़ पद यात्रा करके आते थे, तो हर शाम कस्तूरबा गांधी गर्म पानी और कपड़े से उनके पाँव को पोंछती थी, साफ़ करती थी। तो कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल था महात्मा गांधी की जीवन में, या फिर अगर वो इतने सक्सेसफुल हुए, प्रोमिनेंट लीडर बने हिंदुस्तान के, तो उसमें हम कस्तूरबा गांधी का भी उतना ही रोल था जितना महात्मा गांधी का था। बट हम इससे ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक फिगर को तो बहुत सेलिब्रेट किया, बट उस फिगर की सक्सेस में इक्वली रोल निभाने वाली महिलाओं को हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। और इसीलिए, क्योंकि अब देखिए, आज़ादी के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उससे जुड़े हुए आइकन्स को अपना फोर फादर बताया, उनकी लेगेसी को क्लेम किया। तो जो आम जनमानस था, जो आम जनता थी, उसके बीच में महिला फ्रीडम फाइटर्स पॉपुलर ही नहीं थी। और पॉलिटिक्स तो इज़ ऑल अबाउट वोट्स, इलेक्टोरल सक्सेस। तो उनको पता था कि इलेक्टोरल सक्सेस हमें सरोजनी नायडू की फ़ोटो दिखाकर तो मिलेगी नहीं, हमें लक्ष्मीबाई की फ़ोटो दिखाकर तो मिलेगी नहीं, हमें बेगम हज़रत महल की फ़ोटो दिखाकर तो मिलेगी नहीं। इनफैक्ट राजकुमारी कौल, जिनकी वजह से ही इस देश में एम्स दिल्ली जैसा हॉस्पिटल बन पाया, वो भी बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। मगर उनकी फ़ोटो दिखा के, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलकर आप क्राउड को एक्साइट नहीं कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे? आप जवाहरलाल नेहरू की बात करते, आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते, आप भगत सिंह की बात करते, आप महात्मा गांधी की बात करते, आप सरदार पटेल की बात करते, और ना जाने ऐसे ही कितने ही पुरुषों की बात करते, मगर आप उन महिलाओं की बात कभी नहीं करते जिनका बराबर का योगदान था इन पुरुषों की सफलता में। और इसी कारण से आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, उनके सारे अगर आप आइकन्स देखें, जो भी मतलब राजनीतिक दलों के जो पोस्टर्स होते हैं, जो आइकन्स होते हैं, जिन आइकन्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनमें पुरुष ही होते हैं। इनफैक्ट इस देश में जो सबसे बड़ा दल है, वो दल जो ये दावा करता है कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, उसकी भी अगर आप पॉलिटिक्स में देखें, तो भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त संसदीय बोर्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आप सबसे मान लीजिए सबसे पावरफुल बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बहुत सारे डिसीजंस को, इम्पैक्ट डालती है, उस पूरे बोर्ड में मात्र एक महिला है। और बीजेपी का जो पूरा सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, उसमें कोई भी महिला ऐसे प्रोमिनेंट रोल पे नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, बट निर्मला सीतारमन एक पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब पॉलिटिशियन तो है, बट शी इज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल, शी इज़ मच ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, शी इज़ मच ऑफ अ पॉलिसी मेकर। तो उस तरीके का रोल कोई महिला प्ले नहीं कर रही, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की बात हो। ठीक है, कांग्रेस में ज़रूर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का एक बहुत बड़ा रोल है, बट हम सब जानते हैं वो किस तरीके की प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हैं। और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आना पॉलिटिक्स में बहुत अलग बात होती है, बिल्कुल ग्रास रूट से आना बिल्कुल अलग बात होती है। और ग्रास रूट से आने वाली बहुत कम महिलाएं आपको मिलेंगी इंडियन पॉलिटिक्स में।
बट क्या इसका ये मतलब है कि अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में लैग कर रही हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि उनमें पॉलिटिकल विल या फिर पॉलिटिकल क्षमता की कमी है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस देश में जितने भी महिलाओं ने नेशनल लेवल पे खुद को डोमिनेट किया है, उन्होंने ऐसा डोमिनेट किया है जिनके बारे में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई। इंदिरा गांधी भले ही एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हैं, मगर जब 1966 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया के कामराज द्वारा, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त, और उनकी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी में नेहरू की डेथ के बाद। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था ताकि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि उनको लगा कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो वो कभी भी पॉलिटिक्स को या फिर नेशनल लेवल डिसीजंस को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उनको लगा इंदिरा गांधी, जो कि पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस थी, उनको अगर मैं प्रधानमंत्री बना दूं तो मैं उनको एक पपेट की तरह, उनको एक कठपुतली की तरह कंट्रोल कर पाऊंगा। इसलिए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी उस वक्त इंडिया में, उन सब ने इंदिरा गांधी को उस वक्त गूंगी गुड़िया का नाम दिया था। बट आगे चलकर सिर्फ कुछ सालों बाद वो गुड़िया बोली भी, और इतना बोली कि बाकी कोई बोल ही नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली उन महिलाओं में या फिर महिलाएं कमतर हैं कहीं से पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि जब उनको मौका मिला है, जब वो पहुंची हैं उस स्तर पे, तो कहीं ना कहीं वो मायावती जैसी महिला बनी है। मतलब आप देखिए तो दलित समाज में, उत्तर भारत में आने वाला दलित समाज से कोई भी पुरुष, एक काशी राम को अगर आप छोड़ दें, तो उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा मसीहा है इलेक्टोरली आज भी, तो वो मायावती ही हैं। हाँ, आप आज की तारीख में, हाँ आज की तारीख में उनकी पॉलिटिक्स उतनी रेलिवेंट नहीं रह गई है, पर एक दलित महिला वैसे वर्ग से आना, उस तरीके की कंडीशन से आना, और फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। आप बात करें जयललिता की, जयललिता बिल्कुल मतलब दक्षिण भारत से आना और उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना। इनफैक्ट मैं आपको एक एनेक्डोट शेयर करूंगा आपके साथ। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने से चल रही सरकार गिर गई थी, और वो सरकार आप जानते हैं क्यों गिरी थी? 2 महिलाओं की वजह से। उन दोनों महिलाओं का नाम था सोनिया गांधी और जयललिता। बहुत ही फेमस टी पार्टी हुई थी ईयर 1999 में सोनिया गांधी के घर पे, जिसमें जयललिता और सोनिया गांधी आई थी। और उसी टी पार्टी के बाद ये डिसाइड हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार से जयललिता अपना समर्थन वापस ले लेगी, और उसी समर्थन वापस लेने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं जब महिलाओं को मौका मिला है तो नेशनल पॉलिटिक्स को उन्होंने डोमिनेट किया है। अगर आप आज की तारीख में भी देखें तो ममता बनर्जी, आप उनकी पॉलिसीज से डिसएग्री कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, डेफिनेटली उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसको जितना क्रिटिसाइज़ किया जाए वो कम है। बट को दरकिनार करके सिर्फ उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियों से, पूरे वाम मोर्चे से अकेले उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इतने पावरफुल लेफ्ट रिजीम को जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया और हराया, और एक महिला होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं वो काबिलियत तारीफ़ है। तो कहीं ना कहीं इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चलता है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल, या फिर पॉलिटिकली वो भी उतने ही सक्षम हैं जितने पुरुष हैं, बस उनको बराबर मौका नहीं मिलता है, उनको उस तरीके का मौका नहीं मिलता है पॉलिटिक्स में, हमारे समाज में। क्योंकि आप सोचिए, इस देश में जहाँ अभी भी महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, हम शायद टियर 2 सिटीज़, टियर 1 सिटीज़ में देखें तो बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, बट आज भी महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है घरों में। तो वैसे देश में अगर कोई महिला ये कहे कि मुझे राजनीति में जाना है, तो आप सोचिए कितना बड़ा विवाद हो जाएगा। हमारी सरकारों ने जो कहीं ना कहीं हमेशा वादा करती है कि हम तो सबका साथ करते हैं, सबका विकास। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी का तो नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस सबके साथ सबके विकास के नारे में कहीं ना कहीं आपको महिलाएं नहीं दिखती हैं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जिसमें हरियाणा भी आता है और कई सारी और भी स्टेट्स आते हैं, उन्होंने अपने जो राज्य में जो पंचायत चुनाव होते हैं, जो मुखिया सरपंच वाले चुनाव होते हैं, उन चुनावों में 50% महिला आरक्षण तो दिया है। बट अगर आप इस चीज़ की तह पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गांव में जो पुरुष है, अगर मान लीजिए कोई गांव है, तो वहाँ पे जब उस गांव को एक महिला के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाता है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ से चुनाव महिला ही लड़ेगी, तो उस गांव में जो पुरुष पहले मुखिया था या सरपंच था, वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है चुनाव में, वो अपनी बहन को खड़ा कर देता है चुनाव में। तो यानी कि कहने को तो सरपंच या मुखिया महिला बन जाती है, बट जो कंट्रोल है एक्चुअल वो अभी भी उसके पति के पास, उसके भाई के पास ही रहता है। तो ये कहने की बात है कि 50% महिला आरक्षण है किसी राज्य में पंचायती चुनावों को लेकर, बट वो सिर्फ ढकोसलेबाजी है, उसका ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम इम्पैक्ट है। मैं आपको बताऊं, साल 2010 में इस देश की पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन, जितने भी इलेक्टोरल
जितनी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इस देश में, उन सभी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 1/3 महिला रिजर्वेशन का बिल भी आया था, बट वो बिल आज तक लटका हुआ है, वो बिल आज तक पास नहीं हो पाया। यही मैं बता दूं, जब साल 2018-19 के चुनाव का वक्त था, तब जब स्वर्णों के लिए आरक्षण की बात हुई तो बहुत ही थोड़ा समय लगा सरकार को स्वर्णों के लिए आरक्षण को लागू करने में। इसी के बाद EWS नाम का एक नया एक नया रिजर्वेशन वाला वर्ग भी बनाया गया स्वर्णों को आरक्षण देने के लिए, जो कि एक बहुत लंबा मसला भी नहीं था, बहुत ही छोटे समय से उसकी मांग चल रही थी और वो हो गया। बट महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। इन सारी प्रॉब्लम्स से तो हम और आप वाकिफ़ ही हैं, बट इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो, इनकी रूट कॉज में एक तो प्रॉब्लम वो है जो हिस्टोरिकली हमने फीमेल आइकन्स को सेलिब्रेट नहीं किया, बट दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं ने खुद अपने इलेक्टोरल बेस को पहचाना ही नहीं। वो इस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रही हैं कि इस देश में 50% पॉपुलेशन उनकी है, यानी कि जब वो वोट देने जाती हैं तो कितनी ज़्यादा ताकत है उनके पास, वो डिमांड कर सकती हैं। अब देखिए, इस देश में इलेक्टोरल रिजर्वेशन या फिर किसी भी तरीके की मांग तभी पूरी होती है जब आप सड़क पे उतरते हैं उस मांग को लेकर। तो अगर महिलाएं भी ऐसा प्रेशर बनाएं, एक प्रेशर क्रिएट करें किसी भी गवर्नमेंट पे, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, कि हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमारे लिए स्पेशल आरक्षण लगाओ। और आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास 50% वोट है। आप अगर एक साथ 50% वोट किसी भी पक्ष में डालें तो शायद आप देश में सरकार बनने और गिराने तक के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोट की शक्ति है उसको पहचानना पड़ेगा इस देश की इस महिला वर्ग को। और इस देश में अगर हमको सचमुच किसी दिन एक जेंडर इक्वल समाज बनाना है, हम ये सोच रहे हैं कि भारत में सचमुच में जेंडर इक्वालिटी आए, किसी दिन महिला और पुरुष का भेद खत्म हो, तो वो तभी आएगा जब महिलाएं इलेक्टोरली रेलिवेंट होंगी, महिलाएं इलेक्टोरली सक्सेसफुल होंगी और इस देश की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तमाम इलेक्टोरल फ्रंट्स पे हमें उतनी ही महिलाएं दिखेंगी जितने पुरुष होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और जिस समाज में महिलाएं सशक्त नहीं होंगी उस समाज का पुरुष जानवर बन जाएगा। कहीं ये पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो खुद को जानवर बनने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन देने की मांग को लगातार उठाना पड़ेगा और इंस्पायर करना पड़ेगा अपने आसपास की महिलाओं को राजनीति में और ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए, पॉलिटिकली अवेयर होने के लिए। और हम सब ने अपने घर पे होने वाली डाइनिंग टेबल डिस्कशंस में अक्सर सुना है कि इस देश की राजनीति बहुत गंदी है, इस देश की राजनीति बहुत ख़राब है। मगर आप अगर इसका सॉल्यूशन मांगेंगे उन लोगों से जो ये बात करते हैं कि देश की राजनीति बहुत ज़्यादा गंदी है, तो वो आपको कहेंगे कि राजनीति अच्छी तब होगी जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। और अच्छे लोगों से उनका मतलब होता है कि अच्छे पुरुष, क्योंकि आज भी इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो शायद लोग यानी कि इंसान के रूप में महिला को तो देखता ही नहीं है। वो पुरुष जो बिना अपनी बीवी के या फिर बिना किसी महिला के अपना घर, अपना कमरा नहीं साफ़ कर पाता है, अपने कपड़े नहीं धो पाता है, आपको लगता है वो राजनीति इस देश की जो इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है उसको साफ़ करने का बूता भी रखता है? तो इसी मोड़ पे मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये था नज़रिया का दूसरा एपिसोड। मैं आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा और राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर एक नया नज़रिया इस एपिसोड ने आपको दिया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।